रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक। हेलो गाइस, मेरा नाम हम प्रिंस। आप प्यार से प्रिंस सर या जो बोलना चाहते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें अगर जिस बच्चे को भी लगता है कि वो अपने आप में बहुत कमज़ोर है, नर्वस है, वो इस टेंशन को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर क्वालिटी में और बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे, जो कि आपको और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया होगा। आप चाहे तो कुछ समय के लिए आप पढ़ के चेक कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और आपको क्या लगता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जब भी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, वो तो उन सर उसके अकॉर्डिंग कितना पढ़ा रहे हैं, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, उसको हम आपको समझा देंगे, आप देख भी सकते हैं। तो हम लोग चलिए, बात करने से बेहतर है कि हम लोग अपना काम करें, और काम का शुरुआत स्टार्टिंग करना चाहिए अपने। सबसे पहले नाम जो है, सरस्वती की कृपा से हम सभी लोग पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। जो जिस रूप में उनको जानते हैं, सरस्वती के रूप में जानते हैं, अल्लाह के रूप में जानते हैं, उनके आधार से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर जो है भारतीय समाज का परिचय, सोशोलॉजी का पहला कंटेंट, जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वो है भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय में मुख्यतः हम लोगों को समझना है कि भारतीय समाज परिचय, भारत के समाज के बारे में क्या परिचय देना है, भारत के समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं और क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन गुजारते हैं, किस प्रकार का यहाँ पे समाज है, उसमें खामियां भी है, अच्छाइयाँ भी है। समुदाय के बारे में जानना है कि लोग किस प्रकार से भारतीय समाज में रहते हैं। अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो भारतीय समाज के बारे में सबसे बड़ा हम समझ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भारतीय समाज का परिचय होगा। भारतीय समाज का परिचय का सबसे पहला अध्याय हम लोग जो पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय, जिसमें 5 खंडों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला खंड होता है परिचय, जो कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे बेहतर और सबसे छोटा और सटीक जानकारी मिलता है कि इसमें हम क्या पढ़ाना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद आता है भारतीय समाज। हम अपने समाज के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में क्या क्या समाज है और क्या करना चाहिए भारतीय समाज में, और क्या है, क्या गुजर चुका है, उसके बारे में। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद हम लोग मोटे तौर पे इस तरह समझ सकते हैं क्या, उपनिवेशवाद हम उनको कहते हैं जो कि किसी भी शासक वर्ग के द्वारा भारत पर जो राजनीतिक रूप से और शासक के रूप में हम लोग को गुलाम बना करके वो उसके अंदर में हम लोग जी रहे थे, उसको हम पढ़ते हैं उपनिवेशवाद में। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र में अपने राष्ट्र को हम कैसे एक अपने आप में परिपूर्ण स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे, कोई क्या ऐसी क्या घटना घटी थी जो कि हम उपनिवेशवाद के बन गए किसी भी मुल्क के। जैसे भारत 1700 जब मेडावल हिस्ट्री खत्म हो रही थी, उस समय से अकबर का मुगल या एम्पायर जब खत्म हुआ था, लगभग लगभग 1707 ईस्वी में औरंगजेब के खत्म होने के बाद, उसके बाद से धीरे धीरे अंग्रेजी सल्तनत जो है ना भारत में कब्जा जमाना स्टार्ट की थी। पहले सर्वप्रथम वो व्यापारी के रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में आने के बाद वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में बंगाल से इंटर किए, बंगाल से इंटर करते करते धीरे धीरे
उसके पास भी समस्या था। उपनिवेशवाद वो बाद में, पहले वो व्यापारी के तौर पे आए थे। व्यापारी का तौर का आने का सबसे पहला पहला कड़ी हम लोग जो मानते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, उपनिवेशवाद भारत क्यों बना उसका, उसके बारे में जानते हैं। सर टर्की नाम का एक देश वर्तमान समय में है, वहां के शासक उस समय उस्मानिया सल्तनत से थे, और जो कि 1453 ईस्वी में यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले एक जगह था, जिसको कि तुर्की मुसलमानों ने जीत लिया था। और यूरोपियन देशों को भारत की ओर, एशिया के, पूर्व एशिया की ओर आने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उसको व्यापार के लिए नए रास्ते के खोज करना था। इसी क्रम में यूरोपियों ने मध्य युग से निकल करके आधुनिक काल के युग में आया और अपने खोज को आगे बढ़ाया, जिसमें कि सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज जी ने, जो कि एक नाविक के तौर पे जाने जाते थे, एक राजकुमार थे बार्थोलोम्यू डियाज, वो हेनरी द नेविगेटर नाम करके एक नाविक को सर्वप्रथम भेजे गए, और वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे लास्ट बिंदु पे, जिससे हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, वहां तक आए थे और वो फिर वापस हो गए थे। उसके आगे हम नहीं बढ़ पाए थे। तो सर्वप्रथम भारत में यूरोपीय देशों में से आने के लिए जो सबको मिला, यानी कि अवसर मिला आने का, तो वो वास्को डिगामा था, जो कि 1498 ईस्वी में भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे आने में सफल हुए। और उसकी सहायता अब्दुल मजीद नामक भारतीय व्यापारी थे, जो कि अफ्रीका में किसी वजह से अरब महासागर में आ रहे थे, तो उनसे उनकी मुलाकात हो गई, तो वो इस समय आए थे। सर्वप्रथम भारत में यूरोपीय मुल्क से समुद्री रास्ते से आने वाले जो आदमी थे वो पुर्तगाली थे, और उसका नाम था वास्को डिगामा, जो कि 1498 ईस्वी में आए थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ से, यहाँ के राजा को, उस समय जो कि केरल का वर्तमान शासक था, वहाँ के राजा को जमोरिन कहा जाता था। तो जमोरिन ने, शासक ने वहाँ बहुत उनका सेवा सत्कार किया और उसको तोहफा वगैरह बहुत ज़्यादा दिया। और वो जब अपना मुल्क पहुंचे, तो जितना सामान तोहफे में और कुछ सामान खरीद करके जो लोग करके गए थे, मेनली ज़्यादातर मसाला, भारत का मसाला बहुत है, और सूती वस्त्र बहुत ही ज़्यादा फेमस था उस समय। भारत बहुत अग्रणी राज्यों में, अग्रणी देशों में उस समय शामिल था। तो इसको हम लोग देखें। और उसके बाद फिर धीरे धीरे पुर्तगाल आया। उसके बाद फिर ब्रिटिश एम्पायर के कुछ शासकों ने भारत में आने का कोशिश किया। भारत में आने के बाद सबसे सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय समाज के बंगाल में आकर करके अपना डेरा डाला, एक व्यापारी के रूप में, व्यापारी के रूप में डेरा डालने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने क्षेत्र में राजा और महाराजाओं से, जो कि उस समय के भारत में शासक थे, उनसे जो है अपने दोस्ती, अपनी कायम करने लगा, और कम से कम उसको चुंगी देना पड़ने लगा, और वो व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उनका क्षेत्र जो है इससे लाभान्वित होकर के वो अपना जो है ना, लाभान्वित होकर के वो अपने आप में जाकर के, यानी कि राजनीतिक रूप में आने लगे। और वो सर्वप्रथम राजनीतिक तौर पे अगर भारतीयों ने अगर किसी को उपनिवेश के रूप में अगर देखा, तो हम मान सकते हैं कि वो ब्रिटिश एम्पायर वाले ही थे। क्योंकि मुगलिया सल्तनत भारत में जितने समय तक रहे, वो यहाँ पे शासन कर रहे थे, यहाँ से धन का निष्कासन नहीं कर रहे थे। या वो सारे जितने भी धन थे वो यहीं पे यूज और इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजी सल्तनत से जो ब्रिटिश एम्पायर हम लोग जिसको कहते हैं, मूल तौर पे हम लोग जिससे 1947 में हमको भगाना पड़ा, उनको बहुत, उन्होंने हमारे देश को, जो जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, उसको लूट करके लेके चले गए। तो जब वो देश कोई दूसरे देश पे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर किसी भी देश को गुलाम बनाए, तो हम उसको उपनिवेशवाद कहते थे। उसी प्रकार से हम भारतीय ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशवाद थे। उसके बाद फिर भारत में भी कुछ समय तक, बहुत समय तक वर्गों ने, कुछ जातियों के वजह से अपने यहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएं, भारतीय समाज में भिन्नताएं की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में कास्ट को लेकर के, धर्म को लेकर के डिवाइडेशन था। और उस समय लगभग छोटे छोटे खंडों में भारत का प्रांत टुकड़ा बट चुका था, लगभग। तो उनके राजाओं को
हराना उनके लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि वो खुद आपस में एकजुट मिलकर के नहीं रह रहे थे और दूसरों पे जो है डिपेंडेबल हो रहे थे। इसी वजह से दूसरे को अगर कोई मार रहा था, जैसे पड़ोस के राज्य में अगर कोई अंग्रेज अधिकारी उस पर हमला कर रहा है, तो वो अपना सहयोग ना दे करके उसको, वो खुद को अपने आप का विरोधी ना समझ करके वो अपने आप का उसका सहयोगी समझ के काम किया करते थे, जिसके वजह से उसको जो है ना बहुत ज्यादा मौका मिला और वो भारत में बहुत बड़े स्तर पे फैलने लगे। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद, भारतीय लोगों को ये, जब भारतीय बुद्धिजीवियों को इसका आकलन हुआ कि ये अंग्रेज जो हैं हमारे यहाँ जो आए हैं ये हमारी बेहतरी के लिए नहीं आए हुए हैं, ये हमारे सारे धनों का निष्कासन कर रहे हैं, हमें गुलाम बना करके रख रहे हैं, इसी वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। और उसके बाद भारत के राष्ट्रवाद में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें कि कुछ नामों के नाम तो इस प्रकार है, जैसे महात्मा गांधी भारत में द्वितीय चरण में, जो कि 1915 में, वो 1915 के बाद से जो भारत का राजनीतिक जो करियर रहा सक्रिय, उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका उन्हीं का रखा। उनसे पहले भी बहुत सारे बंगाल के क्षेत्र के नेता थे, जैसे टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और बंगाल के लगभग लगभग जो उस क्षेत्र में नेता थे, बनर्जी वगैरह, तो उन लोग उनसे यानी कि उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में खड़े होने लगे। और इसी तरह से हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे क्या, कैसे हमने भारत को, अपने आप को अंग्रेजों से मुक्त कराया। चलिए, वस्तुतः तो ये टॉपिक साइकोलॉजी का था, लेकिन हम आपको कुछ राष्ट्रवाद के बारे में, कुछ उपनिवेशवाद के बारे में समझा रहे थे। ये जो है साइकोलॉजी जो है एक लैटिन भाषा है। साइकोलॉजी शब्द जो आया है वो लैटिन एक भाषा है जो सोकियस नाम से है, जिसका अर्थ होता है साथी, और ग्रीक भाषा में इसका नाम होता है लोगोस। दो शब्द से मिलकर के बना है सोकियस और लोगोस, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भारतीय समाज मानव समाज प्राणी है। प्राणी के रूप में भी हम जान सकते हैं, मानव जो है सबसे बुद्धिजीवी जानवर के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं, जो कि ह्यूमन बींग के तौर पे हम लोग जानते हैं। वर्तमान समय में हम लोगों का जो है, वो पहले हम इन्हें होमोसेपियंस के नाम से जानते थे, अभी भी हम होमोसेपियंस ही हैं। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बारे में, तो उसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा दो शब्द से मिलकर के बना है, सोकियस और लोगोस, ग्रीक भाषा से। मानव एक सामाजिक रहने वाला, वृद्धि करने वाला को प्राप्त होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। इसको समझने के लिए हमको बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ेगा कि मानव समाज एक सामाजिक प्राणी किस प्रकार है, क्योंकि मानव जो है सबसे बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा जानवरों में सबसे ज़्यादा, बहुत कम ही बलशाली होने के बाद भी बहुत सारे बड़े बड़े जानवरों को अपने दिमाग से वो कंट्रोल में रख रहे हैं, और वो अपने समाज का विस्तार भी कर रहे हैं। समाज शास्त्र के जनक जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं, उनके जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी को हम पढ़ते हैं अगस्त कॉम्पटे के नाम से। अगस्त अगस्त कॉम्पटे के नाम से, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उन्होंने सबसे पहले 1839 के समय में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। समाजशास्त्र का जन्म जो हुआ है वो फ्रांस देश में हुआ है। समाजशास्त्र का परिभाषा हम कुछ इस तरह जान सकते हैं। समाज एक ऐसा विषय है जिसमें यह जाना जाता है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समूह बनाते हैं, कैसे अपने आप को विकास कर रहे हैं, अपने संबंध को जोड़ते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और यही उनका परिभाषा भी दे सकते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें यह जानते हैं कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समूह बनाते हैं, और उनके साथ संबंध कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रसिद्ध अमेरिकी शास्त्री जो थे राइट विल्सन के अनुसार, हम समाज, आपकी व्यक्ति और परेशानियां एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ी को एवं संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। यह राइट विल्सन के अनुसार
भारतीय समाज यानी सोशोलॉजी के बारे में एक उदाहरण दिया गया है। उससे आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। भारत की विभिन्नता में एकता। विभिन्नता कैसे? भारत के हर हम मामूली तौर पे अभी हम भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 है। वस्तुतः हम लोगों को हर प्रत्येक 2-3 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर के अंदर पे हम लोगों के बोलचाल में, खान पान में, रहन सहन में भी डिफरेंसेस हैं। तो इसको हम भौगोलिक एकता के रूप में कैसे देख सकते हैं कि जैसे भारत में पर्वत है, नदियां हैं, मैदान है, समुद्र है, भौगोलिक तत्व मौजूद है, राष्ट्र की भावना से बंधे हुए हैं हम लोग। तो भौगोलिक एकता के रूप में जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक बिहार में हम देखते हैं, बिहार का सामाजिक संपर्क देखते हैं, बिहार में व्यापार के तौर पे देखते हैं, ये सारे भौगोलिक एकता। जैसे कि हम बिहार का सबसे फेमस लिट्टी चोखा है, तो उसको हम क्या, ये आज के रूप में, आज के समय में इतना फेमस हो चुका है कि वो किसी भी बिहारी को अगर कोई भी जानता है तो सबसे पहले पूछता है कि आपके यहाँ का फास्ट फूड लिट्टी चोखा है, जो कि पूरे भारत में फेमस है। और हो सकता है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ के जानते होंगे, जहाँ पे भारतीय पहुँच चुके होंगे, वो अपना पहचान देते होंगे। खान पान के तौर पे विभिन्नताएं हैं भौगोलिक। जैसे नॉर्थ और साउथ बिहार को या भारत को हम बांट करके देखें तो दोनों में बहुत सारे अंतर और विभिन्नताएं हम लोगों को मिलती है। धार्मिक एकता। धार्मिक एकता में जैसे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे धर्म के लोग भारत में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और सभी मिलजुल करके रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं विभिन्नताओं में एकता। यानी कि धर्म को, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी एक भारतीय के रूप में जाने जाते हैं और आपस में सभी अपने एक दूसरे को सहपाठी, यानी कि एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं और एक दूसरे से बेहतर मेल मिलाप। सांस्कृतिक एकता, जैसे भाषा, रीति रिवाज, वैकल्पिकता की विविधता है, बावजूद फिर भी भारतीय समाज में एकता है। जैसे भाषा में जैसे देख सकते हैं कि हम लोग भारत के अंदर ही लगभग कुछ बहुत सारी भाषाएं जो कि हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है, तेलुगु बोलने में सक्षम नहीं है। दो भाग में बांट करके अगर हम देखें तो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में, साउथ में लोग तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ बोलते हैं और नॉर्थ बिहार में खड़ी बोली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और मगही, बिहार में मगही, भोजपुरी बिहार यूपी में बोलते हैं। तो भाषा भी बहुत मायने है हम लोगों के देश में, जो कि हम इसको रीति रिवाज, जैसे कि शादी विवाह के समय में या जन्म मृत्यु के समय में किसी भी रूप में जो हम लोग देखते हैं उसको, तो वो बहुत ही, यानी कि बहुत फैलाव है, एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ मिल करके रह रहे हैं। कला में भी अंतर है, जैसे मंदिर, मस्जिद, सबका और अलग अलग चीज है। जैसे कि हम किसी भी चीज में हम देख सकते हैं क्या विभिन्नता है। जितनी भी चीजें हम देखेंगे, हर एक धर्म के पास अलग अलग अपना अपना रीति रिवाज है, अपना अपना आर्स है, अपना भाषा है, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय के रूप में जाने जाते हैं और एक सामूहिक रूप से भारतीय बन करके अभी भी हम लोग रह रहे हैं। राजनीतिक एकता। चतुर्थ पॉइंट यानी चौथा पॉइंट हम बोल सकते हैं राजनीतिक एकता। हमारे पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है और एक ही केंद्र सरकार है, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली है, और हम सब मिल करके उनको चलाते हैं। और हम चलाने का मकसद है, हम अपने क्षेत्र से अपने किसी सेलेक्टिव को आगे भेजते हैं रिप्रेजेंट करके, और वो आगे जा करके हमारे लिए बेहतर जो होगा उसके लिए, हमारे बेहतरी के लिए वो बनाते हैं, सुविधाएं बनाती है, शासन बनाते हैं कि किस प्रकार रहना चाहिए। और अब एक समाज, और ये पूरे समाज में एक जैसा ही है कि सभी मिलजुल करके उसमें रहते हैं। भारतीय समाज और सामाजिक संरचना की विशेषताएं। धार्मिक उन्मुख। धार्मिक उन्मुख यानी भारतीय समाज का जीवन धर्म
पर आधारित है। भारतीय समाज अपना जीवन जो गुजारते हैं वो धर्म के आधार पे ही ज्यादातर गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना समाज में धर्म का मसला सबसे बड़ा होता है। धार्मिक रूप से आदमी वो अपने अपने वर्गों में बटे हुए हैं, जिससे कि वो कभी अपने धर्म से दूसरे के धर्म को फॉलो तो कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें भिन्नताएं, कुछ चीजें असमानताएं भी है, लेकिन फिर भी वो एक साथ रह रहे हैं। दूसरा है आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति आत्मा परमात्मा मोक्ष हर धर्म में हर धर्म को मानने वाले उनके लिए कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ अपने प्राणों को यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जैसे बौद्ध धर्म में मोक्ष पाने के लिए कुछ अलग तरीका है, जैन धर्म में अलग तरीका है, हिंदू धर्म में अलग तरीका है, मुस्लिम धर्म में एक अलग तरीका है। सारे लोगों के सारे धर्म में जो है ना, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपने अपने धार्मिक रूप से एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए समाज में चल रहे हैं, वो उसे हम आध्यात्मिकता के रूप में जान रहे हैं। और धार्मिक सहिष्णुता, भारत एक ऐसा मुल्क है, हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ के सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र हमारे नज़र में ऐसा देश होगा जो कि जहाँ पे सारे लोगों को सरवाइव करने का अधिकार है और वो धार्मिक रूप से सहिष्णु भी हैं। अनुकूलन की क्षमता, भारतीय समाज विभिन्न जाति धर्म के अंदर भी जाति, जैसे मुस्लिम में भी जातियां होती है, जैसे अंसारी, जुलाहा, धुनिया, पठान, शेख, सुन्नी। हिंदू धर्म में भी होती है, चार क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि उनके ग्रंथों से बताया गया है तो वो उसके आधार पे चलते हैं। भाषा भी है मुस्लिम ज़्यादातर। और एक बात है जो कि हम लोग कभी कभी बहुत सारे लोगों को अभी चर्चा में समझ में आता है क्या कि उर्दू जो है मुसलमानों का लैंग्वेज है या किसी और मुल्क का लैंग्वेज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू जो है वो भारत की में ही उनका जन्म है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उर्दू शुद्ध, और उर्दू के बिना हिंदी पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, या किसी भी शेरो शायरी में आप लोग जैसे हम लोग पढ़ते हैं शायरी में, जब तक अगर उर्दू को हिंदी के साथ मिक्स नहीं करते हैं तो बेहतर नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ जाति के आधार पे है, वेशभूषा पे है, पहनावे पे भी विभिन्नता है, लेकिन फिर भी हम लोग एकता रहते हैं। जैसे मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादातर टोपी दाढ़ी रखते हैं, पंजाब के लोग जो पंजाबी है वो किरपान रखते हैं, छुरी रखते हैं, वो मुरेठा रखते हैं। हिंदू धर्म के लोग धोती कुर्ता में ज़्यादातर रहते हैं, वो अपना अभिषेक करते हैं, वो अपने देवी देवताओं को पूजते हैं। ईसाई धर्म अपने चर्च के रूप में जाते हैं और वो अपना करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ सारे लोगों को जितने भी धर्म हैं धार्मिक रूप से वो अपने अपने कामों को करते हैं और उनपे उसको कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि यानी कि परेशानी नहीं होना चाहिए, या नहीं होती है। हम लोग के व्यापक दृष्टिकोण, भारतीय संस्कृति विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि भारत में प्रत्येक आदमी का जो भी आए हुए हैं विदेशी से, उनका सेवा सत्कार बहुत ही अच्छे से करते हैं। उनका विचार समाज में फैला हुआ है, किसी को भी चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी मजहब से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से बिलोंग कर रहे हो, मानवता के रूप में उनको एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और ये उन्हीं का एक लफ्ज है वसुधैव कुटुंबकम। विचारों की स्वतंत्रता, भारत में विचारों की स्वतंत्रता, भारत में परंपरा ऋषियों, दार्शनिकों और विचारकों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने की छूट है। यानी कि कोई भी ऋषि मुनि रहे या दार्शनिक रहे, दार्शनिक फिलोसोफर जिसको यानी कि वर्तमान समय में हम बोल सकते हैं किसी भी विषय पे चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो अपने सोच समझ से उस बारे में बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उनके खुद के विचार और वो बहुत ही समय समय पे देते रहते हैं। जब से भारतीय संस्कृति के रूप में, भारतीय समाज के रूप में, भारतीय लोगों के रूप में, यहाँ के पहनावे के रूप में क्या होना चाहिए। जैसे भारतीय समाज है, भारतीय समाज में महिलाओं के लिए अलग ड्रेस कोड है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में अलग अलग सुविधा है।
मुस्लिम में अलग है, हिंदू धर्म में अलग है, ईसाई में अलग है, बौद्ध में अलग है। मेनली सभी धर्मों के अलग अलग रूप हैं, उनके दार्शनिक भी हैं, ऋषि भी हैं, उनके विचारक भी हैं, लेकिन फिर भी उनको मानने का अपना अपना विचार है कि जो जिस तरह के धर्म को मान सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, उससे किसी को हानि नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि हमारे विचार, हम अपने आप विचार को किसी के दूसरों पर थोप नहीं सकते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में हम भारतीय समाज में कार्यों के आधार पर पढ़ते हैं। मामूली भारतीय समाज जो है हिंदू धर्म में 4 वर्गों में बांटा गया है समाज को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसमें ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है और शूद्र सबसे निम्नतम में माने जाते हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे 4 वर्ण है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम करने का तरीका है कि वो ज्ञान, शिक्षा, पूजा पाठ और वेदों का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं। जैसे गुरु, आचार्य, पंडित, ये सारे कार्य ब्राह्मण लोगों के हैं। क्षत्रिय का काम है सुरक्षा करना, शासन करना, युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ने का काम क्षत्रियों का है। रक्षा करने का, अपने समाज की रक्षा करने का काम करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। जो ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा, पूजा अर्चना करते हैं, वेदों को पढ़ाते हैं, वेदों का आकलन करते हैं, उन्हें हम ब्राह्मण की कैटेगरीज में रखते हैं। वैश्य, वैश्य वैसे प्रकार के लोगों को कहते हैं जो कि अभी वर्तमान समय में हम समझ सकते हैं कि जो कि खेत अपना व्यापार वाणिज्य करते हैं, उसको हम वैश्य की कैटेगरी में रखते हैं। और चौथा है शूद्र। शूद्र का मतलब सेवा कार्य, यानी कि इन तीनों वर्गों के यहाँ काम करने वाले को सबसे निम्नतम श्रेणी में रखा गया है, जिसे हम शूद्र कहते हैं। वर्तमान समय में ये जाति व्यवस्था जो है धर्म जन्म के आधार पर हो गया है, लेकिन वैदिक काल में जब इसे बनाया गया था तो इसका अर्थ था कि यानी कि काम करने वाले लोगों के आधार पे, आदमी किस प्रकार का काम कर रहे हैं उसके आधार पे उनका वर्ण व्यवस्था लगता था कि वो अगर कोई एक घर में चारों कैटेगरीज के लोग हो सकते हैं। अगर 4 भाई हैं और एक अगर पाठ अर्जित कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर कोई भाई है व्यापार कर रहे हैं तो वो वैश्य में कहलाते हैं। जो अगर किसी के यहाँ नौकरी वगैरह कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, उसके यहाँ एक तरह से दास के रूप में अभी हम समझ सकते हैं कि दास के रूप में है, तो उसे हम शूद्र कहते हैं। अगर कोई देश को या राजा के पास शासन प्रशासन में उसका जो है काम है लड़ाई को देखना, तो वो क्षत्रिय में आते थे। लेकिन वर्तमान समय में कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि जो वर्ण व्यवस्था जिस वर्ण में पैदा हो चुके हैं वो उसी में चल रहे हैं, जो कि ये एक तरह से बेहतर नहीं। इसका वर्तमान समय में बहुत ही मिसयूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके आगे हम लोग चलते हैं। 8वां है आश्रम व्यवस्था। भारतीय जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी लोगों की बहुत ही ज्यादा ही बढ़ोतरी है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बच्चे अपने माँ बाप को घरों से निकाल करके छोड़ रहे हैं आश्रम के। ऐसा नहीं है कि उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं है। व्यस्तता के कारण वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, और लड़ाई क्रैश के यानी कि आपस में झगड़े के वजह से ज्यादातर वर्तमान समय में आश्रम खुल रहा है, वृद्धा आश्रम खुल रहा है। ब्रह्मचर्य है, कोई अगर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य रहना चाहता है, गृहस्थ जीवन जीवाना चाहता है, वानप्रस्थ या सन्यासी के रूप में जीना चाहते हैं, तो उनका सबका अलग अलग तरीका हो रहा है। आगे हमको चलते हैं, 4 धाम देखते हैं। ब्रह्मचर्य की अवस्था। ब्रह्मचर्य की अवस्था सर्वप्रथम 25 वर्ष में, 25 वर्ष की उम्र के आयु के जितने भी लोग हैं वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में जाने के लिए पात्र थे। गृहस्थ अवस्था में रहने के लिए 25 से 50 वर्ष के बीच में था, और वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था में था 50 से 75 वर्ष। और सन्यासी अगर जीवन जी रहे हैं तो आप 75 से 100 के बीच में हो सकते हैं। 9th नंबर है जाति व्यवस्था। भारतीय समाज में, अभी हम आपको बता रहे थे कि भारतीय समाज में
भारतीय समाज में जो है हम लोग जो अब जो जाति देख रहे हैं वो जन्म के आधार पे हो रहा है, लेकिन वैदिक काल में ये नहीं था। वैदिक काल में ये काम के आधार पे था कि वो किसको किस वर्ण में रहेगा, किस वर्ण से उनका मान्यता प्राप्त होगा कि वो किस वर्ण के हैं, उसके काम के आधार पे होते थे। लेकिन वर्तमान समय में अब ये जन्म के आधार पे हो गया है कि अब जिस वर्ण के माँ बाप हैं या खानदान वाले हैं उसी वर्ण में आपका जन्म हो, चाहे आप पूजा करें या पाठ करें। लेकिन आप अगर शूद्र के कैटेगरी से हैं तो आपका जन्म हुआ है और आप पाठ भी कर रहे हैं तो आप शूद्र की कैटेगरी में। वर्तमान समय पे इस पे बहुत ही ज्यादा क्लैश भी हो रहा है और अपने राजनीतिक क्षेत्र में यानी भारतीय सामाजिक विभिन्नता में इसका बहुत दुरुपयोग प्रभाव पड़ा है, हम लोग इसको देख सकते हैं। परिवार व्यवस्था, भारत विश्व का एक ऐसा मुल्क है जहां की अभी भी संयुक्त परिवार व्यवस्था चालू है, लेकिन ज्यादातर मुल्कों में संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है खत्म हो चुका है। संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है ना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आदमी नहीं रहना चाहते, क्योंकि बड़ी फैमिली रहने के बाद जो है ना बहुत सारे क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं। उससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा छोटे परिवार में रहना पसंद करते हैं, अपने और अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा। माँ बाप को भी रखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के आधार से हम भारत में जो रहते हैं तो उसके आधार से हम लोग जो है अभी भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। बच्चे अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनके बारे में उनको सामाजिक जानकारियां मिलती है, उनके बारे में अपने पूर्वजों के बारे में जानकारियां मिलती है और उनके विषय में हम यही समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में अध्ययन का विषय है। भारतीय समाज में व्यक्ति के व्यवहार और निर्धारण में जिस विश्वास और संस्था के साथ विशेष योगदान रहा है उसको कुछ इस प्रकार, जैसे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भारतीय दर्शन जीवन में 4 प्रमुख लक्ष्यों का समूह है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ के 4 लक्ष्य समूह है। धर्म, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसका अर्थ क्या है, उसमें आप क्या काम करते हैं, और मोक्ष प्राप्ति कैसे करते हैं। जैसे आज सबसे ज्यादा मोक्ष का कठिन लेने का प्रावधान जो है बौद्ध धर्म में है, यानी कि जैन धर्म में। बौद्ध धर्म से भी मोक्ष प्राप्ति, हर धर्मों में हर धर्म के लोग जो हैं किसी न किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति के बारे में जानकारी देते जा रहे हैं। वर्तमान समय में भी इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि मोक्ष का मतलब यानी कि ईश्वर से, ईश्वर, अल्लाह या जो भी बोलते हैं गॉड, सबके साथ बेहतर इस धरती से। जैसे बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अलग है, हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अलग नियम है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग धर्म है, मुस्लिम में मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग है। तो सारे धर्मों में अलग अलग है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत एक तो मोटे तौर पे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आदमी को कहा जाता है कि आपका पुनर्जन्म में आप जिस तरह के कार्य किए हैं उसी के हिसाब से आपको कर्म, जो कर्म किए हैं आपको अगले पीढ़ी में उसी के आधार पे आपको वर्ण मिलता है। जैसे कि अगर आप पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा काम किए हैं तो हो सकता है कि आपको बेहतर वर्ण मिले, बेहतर वर्ण में जन्म लेने का पात्र मिले। और अगर आपने पिछले जीवन में बहुत गलत तरीके से अपने जीवन को गुजारा है तो आपको नीचे वाले वर्ण में, शूद्र की कैटेगरी में आपको डाला जा सकता है। और अगर आप बहुत अच्छे से गुजारे हैं तो आपको ब्राह्मण की कैटेगरी में जन्म मिल सकता है। विवाह, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा कॉलम है विवाह। विवाह एक सामाजिक और कानूनी बंधन है। वर्तमान समय में विवाह का जो है बहुत सारे रूप है। ज्यादातर जैसे कि हम लोग कोर्ट से भी, कोर्ट मैरिज भी होता है, यानी कि वकील के सामने जाकर के दो जो 18 साल और 21 साल से बड़े हैं वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो वो लीगली जाकर के कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक कोर्ट से ज्यादा अभी भी शादियां जो होती है अपने धार्मिक परंपराओं से होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में 7 फेरे के साथ होता है और उसमें बहुत सारे चीज होते हैं। मुस्लिम धर्म में उसको निकाह के रूप में जानते हैं। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी अलग है। ईसाई जैसे एक दूसरे को अंगूठी पहना करके विवाह का रस्म अदा करते हैं। उसी प्रकार से भारत में व्यक्तिगत और
प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारी के साथ जीवन बिताने के लिए विवाह को करते हैं। विवाह का मतलब है कि कोई दो आदमी एक दूसरे के रूप में अपने आप को उसके लिए अच्छा माने, बेहतर माने और एक दूसरे को अपने लिए समर्पित करें कि हम उसके लिए क्या जिंदगी गुजार सकते हैं, इसके लिए हम कल आने वाले समय में हम इसके साथ जीवन जीना चाहते हैं और प्रेम के साथ रह सकते हैं और सहयोग के साथ बिना विभिन्न संस्कृति परंपराओं के साथ रह करके भी हम इनसे मिल सकते हैं। बल्कि समाज में स्थिरता और परिवार का नींव बना भी होता है इसी वजह से व्यक्तिगत संबंध के रूप में। चौथा है 5 ऋण। हिंदू धर्म में 5 ऋण वे कर्तव्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए और निभाना चाहिए। देव ऋण यानी कि ईश्वर और प्रकृति के प्रति हमेशा आदमी को सजग रहना चाहिए कि प्रकृति को हम बचाए रखेंगे तो प्रकृति हमारे जीवन को भी बचाए रखेगी। ये देव ऋण में। ऋषि ऋण गुरु और विद्या के प्रति। तीसरा पितृ ऋण यानी पूर्वजों और माता पिता के प्रति भी हम लोग सहज रहे। माता पिता जो हमारे होते हैं वो जमीन पे देखने के नजरिए से उसको माता पिता को भी एक भगवान के रूप में ही जानते हैं और ये हर धर्मों में है। क्या आप अगर अपने माँ बाप को आप अगर खुश रख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे हैं। चौथा है अतिथि ऋण। अतिथि यानी कि अतिथि आने वाले और समाज के प्रति। अतिथि हम उसको बोलते हैं जो कि यानी कि किसी भी प्रकार से जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी उनके साथ हम अच्छा संबंध रखें, उसके साथ समाज में बेहतर प्रयोग करें कि वो कैसे हैं, उसको अगर कोई हमारी वजह से तकलीफ हो रही है तो उसको हम हल कर दें और अगर कुछ हमारी वजह से अगर हो सकता है तो उनको सहयोग कर दें। यही होता है अतिथि। भूत ऋण जीव जंतु और पर्यावरण के प्रति। हम लोगों को पर्यावरण के भी बहुत बड़े यानी कि ऋणी है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मानव समाज जो है यानी कि जितना भी लिविंग है वो ज़्यादा से ज़्यादातर जो जीव जंतु और पर्यावरण के प्रति ही सजग हैं, वो उसी पे ही डिपेंडेबल हैं।